ये वीडियो अगर आप एक जूनियर लॉयर है या फिर स्टूडेंट है who has just started pursuing his or her law, तो आपको थोड़ा बहुत मदद करेगा। एंड एक करियर प्रोस्पेक्ट भी इसमें है जिसके बारे में हम बात करेंगे इन ड्यू कोर्स। सो this Insolvency and Bankruptcy Code 2016, it's basically एक कॉरपोरेट स्टैचू में आता है प्राइमरीली, और इट मेनली डील्स विथ कंपनीज और जो पार्टनरशिप फर्म्स या फिर इंस्टीट्यूशन रन बाय इवन इंडिविजुअल। तो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इट विल ओनली एड्रेस टू corporate or companies. Provisions are there for all, starting from कोई एक इंडिविजुअल है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई कंपनी है। So let's start with the basic definition. It is said Insolvency and Bankruptcy Code 2016। इंसॉल्वेंसी, अगर दोनों में आपको फ़र्क समझना है तो इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ। इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है जब कोई भी कंपनी, कोई फार्म या इंस्टीट्यूशन, जब उसको अपने जो ड्यूज़ है मार्केट में उसको देने में कुछ असुविधा होता है या फिर वो सही से नहीं दे पाता है, बहुत सारे उधारी में है, तो उसे उस स्टेट को नॉर्मली इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंट स्टेट कहा जाता है। और बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीजर है जो कि जिसके लिए एप्लीकेशन होता है कि कंपनी दिवाला हो गया या कंपनी का बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस होने वाला है। तो कुछ जो लीगल प्रोसीजर्स है उनके जो वाइंड अप करने की जो प्रोसेस है, उसको बैंकरप्सी बोला जाता है। तो इसको समझने के लिए अगर मैं सब मतलब पूरा इन डिटेल, तो बहुत सारा समय लगेगा, और क्योंकि ये वीडियो एक बिगिनर लेसन है, सो आई विल ओनली टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट, और थिंग्स व्हिच विल गिव यू सम आइडिया कि ये एक्ट क्या है, व्हाट इज इट्स पर्पस, एंड हाउ डज इट परफॉर्म, मतलब एक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। सो let's start with corporate person. These are sections where जहाँ पे डेफिनेशन है, आपको पता होगा कि हर एक स्टैचू में एक सेक्शन होता है जहाँ पे डेफिनेशन होता है। मैंने कॉर्पोरेट पर्सन पे हाईलाइट किया है, रीज़न बीइंग बहुत समय लोगों को समझ में नहीं आता व्हाट इज़ कॉर्पोरेट पर्सन। सो बेसिकली कॉर्पोरेट पर्सन इज़ द कॉर्पोरेट, इट टॉक्स अबाउट द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और कॉर्पोरेशन जो कि कंपनी एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ है। और कॉर्पोरेट डेटर वो है, मतलब जिस जो बहुत सारा उधारी लेके बैठा हुआ है। जैसे अगर आप, कोई एक कंपनी है एक्स वाई जेड और इसका बहुत सारा उधार है, सो दैट एक्स वाई जेड कंपनी बिकम्स अ कॉर्पोरेट डेटर। स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें बहुत सारा है और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये सेक्शन को देख सकते हैं। फिनेंशियल प्रोडक्ट, बहुत कुछ इसमें। दिस पर्टिकुलर कीवर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे स्टैचू में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जैसे आपके सीएस, सीए होते हैं या फिर एडवोकेट होते हैं, इनके एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि एक करियर ऑप्शन भी इसमें है, जो अगर आप एज एन एडवोकेट या फिर सीएस है, सीए है, वो लोग ज़्यादातर वही परसू करते हैं, बट एज अ लॉयर ऑल्सो अगर आप चाहते हो, यू कैन ऑल्सो परसू। नाउ हाउ टू बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसका एक वेबसाइट है, आपको यहाँ पे जाना है। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका वेबसाइट है। जैसे सी एस के एग्ज़ाम होते हैं, इनके भी एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप पास करते हो तो आपको एक एनरोलमेंट मिलता है, उसके बाद आप एज अ इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल काम करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन रहता है। सिमिलर टू एडवोकेट, फ़ायदा कुछ इस तरह का है कि आप
बहुत सारी एजेंसीज़ नॉर्मली इस तरह के मैटर, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं आपके पास, हालाँकि आएँगे नहीं, ये इस तरह के मैटर ज़्यादातर बड़े-बड़े एजेंसीज़ या फिर लॉ फर्म्स के पास ही जाता है। But still, again, if you think of maybe getting a job even in those, और आपके पास इसका सर्टिफिकेट, और सर्टेनली आपको एक एडिशनल वैल्यू मिल जाएगा। तो बाकी डिटेल्स आपको कैसे क्या करना है इस पेज पे आपको मिल जाएगा। आप ये देखिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अप्लाई फॉर एनरोलमेंट कम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्टर्ड आईपीएस के डिटेल्स भी है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग हैं और फार्म्स भी है। तो आप इस वेबसाइट को थोड़ा ब्राउज़ कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो वापस चलते हैं तो ओके। फिर वही डेफिनेशन सेक्शन है आपके। नाउ यहाँ से पार्ट 2 से स्टार्ट होता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। ना कॉर्पोरेट पर्सन मैंने पहले ही बताया, इट बेसिकली रेफर्स टू कॉर्पोरेट और कंपनी। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मैं बता देता हूँ। लिक्विडेशन नॉर्मली जब कंपनी अपना एसेट बेच के, जो भी उसका एसेट है वो बेच के जो उधारी चुकाना, जब उधारी चुकाता है उसको लिक्विडेशन कहते हैं। मतलब एसेट को कैश में कन्वर्ट करना, उसके बाद जो भी क्रेडिटर्स है उनको पैसे देना, सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड लिक्विडेशन। अच्छा, सेक्शन 4A it talks about के insolvency or liquidation corporate debtor where the minimum amount of a default is 1 लाख रुपीस। तो एक हालांकि नॉर्म है, ऐसा होता नहीं है कि 1 लाख रुपए वो डिफॉल्ट में है और वो इंसॉल्वेंसी में चला जाएगा। दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड नॉर्म, और यू कैन से इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो सकता है, अगर कोई कंपनी 1 लाख रुपीस का डिफॉल्ट है, then only the proceeding, insolvency proceedings or resolution can be initiated. Okay. Adjudicating authority. Uh, Now depending on, हालांकि ये इंसॉल्वेंसी कॉरपोरेट पर्सन्स के ऊपर है, तो आपको एनसीएलटी के बारे में पता होगा। थोड़ा यहाँ पे जाते हैं। नॉर्मली जैसे आपके सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एनसीएलटी भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सॉरी, एनसीएलटी भी एक ट्राइब्यूनल क्वाज़ी जुडिशरी बॉडी है। तो जितने भी कंपनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं यहाँ पे जाते हैं। जैसे आपके कुछ अगर आप कोई कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट है तो आप जाते हो कंज्यूमर फोरम में। उस तरह से अगर कंपनी से कोई इशू उभर के आता है, देन इट गोज टू एनसीएलटी। तो कॉरपोरेट अगर पर्सन है, अगर कोई कंपनी है और उसके रिलेटेड डिस्प्यूट है, देन इट इज़ द एनसीएलटी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। उसके बाद जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड। तो नॉर्मली ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस है 190 days, आई थिंक 180 days, सॉरी 180 days बिगिनिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, मतलब जिस डेट से स्टार्ट, बेसिकली टॉक्स अबाउट के कब से कितने जो ड्यूरेशन होते हैं, किस बीच में इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करके इसको ख़त्म करना होता है। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। ये कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है कि कैसे ये स्टार्ट होता है। पर्सन हु में इनिशिएट कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन, तो इट टॉक्स अबाउट कि कौन इनिशिएट करता है। तो नॉर्मली या तो ये कंपनी ही करेगा, या तो जो क्रेडिटर होगा वो भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, क्या हालत है। ये देखिए, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा, जो उधारी दिया होगा, वो भी स्टार्ट कर सकता है। दे कैन ऑल्सो अप्लाई टू द कंसर्न अथॉरिटी फॉर इट। एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बेसिक्स आपको समझ में आएगा। कोई वाइंड अप करना है तो आपको एप्लीकेशन करना ही है।
ये आपके रेज़ोल्यूशन प्रोसेस भी कंप्लीटेड विद 180 डेज़ जो टाइम पीरियड कहलाता है कि इस बीच में इस पूरे प्रोसेस को इंसॉल्वेंसी का जो भी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करना है। डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये मोरेटोरियम क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए सोचिए अप्लाई कर दिया, इसका मतलब भी यही होता है कि कंपनी का सिचुएशन खराब है, बहुत सारा डेट लेके बैठा हुआ है। तो क्या होता है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, जिसमें वो बता देते हैं कि देखो ये मेरा कंपनी है, ये वाइंड अप हो रहा है या फिर जो भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है? तो अगर कोई ड्यूज़ किसी का कुछ भी बाकी है तो उसको अप्लाई करना होता है। तो उस बीच में जब वो पीरियड जब स्टार्ट होता है, एक रूल है कि आप उस बीच में उस कंपनी के अगेंस्ट आप कोई लीगल प्रोसीजर इशू नहीं कर सकते। अब ये लीगल प्रोसेस किसके बात करता है? सोचिए एक कंपनी है, आपको शायद एक चेक दिया होगा। अब कंपनी इंसॉल्वेंसी में चला गया या फिर रेज़ोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब आपने चेक दिया, शायद चेक बाउंस कर गया। तो नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप कंज़्यूमर फ़ोरम में या फिर आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर कर देते हो। तो मोरेटोरियम पीरियड वो होता है कि उस बीच में आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज़ कंपनी ऑलरेडी मतलब दिवाला पे है, तो आप उस पे क्रिमिनल केस करके उस कॉम्प्लिकेसी को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वो मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है कि उस बीच में आप किसी भी तरह का कोई भी लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी के साथ कोई दूसरे कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब वो कर नहीं पा रहा है, तो वो फिर स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर वो मतलब फिर उसको बोल सकता है कि यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ और यू परफॉर्म द जॉब। तो वो सारी चीज़ वो नहीं कर पाते। उसी को ये मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कंटिन्यू पेंडिंग सूट, तो जो भी होगा वो सारे एक तरह से स्टेटस को में रह जाता है, कोई भी आगे जाके कोई प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी अभी हेल्दी नहीं है या फिर वो कंपनी अभी स्टेबल नहीं है, तो उसके खिलाफ आप ये सारी चीज़ करके कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाना होता है, तो उसको ताकि ऐसा ना हो इसलिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट आपके है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईपी की का ही बात कर रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लोग इंजंक्शन आप लोगों को पता होगा, इंटरिम इंजंक्शन होता है, तो सेम जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो एक इंटरिम भी दिया जाता है कि देखते हैं क्या सिचुएशन है, बाद में अगर परमानेंट ज़रूरत होगा या फिर कुछ इमीडिएट रिलीफ काम के लिए, तो उसे अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको अपॉइंट किया जाता है, ताकि इमीडिएट बेसिस पे जो भी इश्यूज़ है या फिर जो भी डे टू डे चैलेंज है, यहाँ पे देखिए ड्यूटीज़ ऑफ उसका कुछ काम है, वो सारा चीज़ देखा जाता है। बिकॉज़ एक चीज़ आपको पता होगा कि ये जो भी इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी प्रोसीजर है, ये काफ़ी लंबा है, कितने साल मतलब साल भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। हालाँकि टाइमलाइन है, बट नॉर्मली अ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस टाइमलाइन के अंदर ही वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। कमिटी ऑफ क्रेडिटर इसका मतलब जब वो अनाउंसमेंट हो जाता है, जिसके बारे में मैंने कहा ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है कि ये कंपनी दिवाला हुआ है। अगर आपका कुछ क्लेम है तो आप एक वेबसाइट दिया जाता है, वहाँ जाके फॉर्म वगैरह फिलअप करना या फिर जो भी आपके डिमांड है आप वहाँ पे भरते हो। तो अ, उसके बाद एक कमिटी बैठती है, कोर कमिटी, जो क्रेडिटर्स मतलब जिनको जिनको जो मेजर क्रेडिटर्स होंगे उनको एक फोरम बनाया जाता है, ताकि दे वो लोग डिसाइड कर पाए कि कितना अमाउंट देना है एंड हाउ इट विल बी डन। यहाँ पे है ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल,
ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनल मैकेनिज़्म है इस प्रोसेस को रन करने के लिए, तो ये इतना आपको बॉदर करने का ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर फॉर सर्टेन एक्शन। ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, मतलब जो भी रेजोल्यूशन हुआ होगा वो लोग मीटिंग में वो सबमिट करें। उसके बाद ये देखिए अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, उसको अप्रूव करें, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। एक जित हम जो लॉ के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को एक हर चीज़ का एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो हर चीज़ में लागू होता है, वो यहीं पे भी है। उसके बाद है लिक्विडेशन प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, लिक्विडेशन मतलब कोई एसेट बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करके जो भी क्रेडिटर्स है उसको देते रहो। तो इनिशिएशन सेम वही प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करे प्रोसेस। उसके बाद है एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। ये अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फी टू बी पेड, तो उनको कितना फीस देना है ये सब डिसाइड। तो नॉर्मली अगर आपका ये सवाल है लिक्विडेटर कौन है, वो आईपी हो सकता है या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मीटिंग में। दे विल डिसाइड हु विल बी द लिक्विडेटर। पावर एंड ड्यूटीज, उसका क्या पावर है, वो क्या कर सकता है। लिक्विडेशन एस्टेट मतलब उसका जो भी एसेट है उसको बेच के वो पैसा उठा के फिर पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एसेस इंफॉर्मेशन, कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम। ये एक वाइटल है यहाँ पे। मुझे बहुत दिन पहले एक केस आया था जहाँ पे वही उनको कुछ क्लेम सबमिट करना है इस तरह। तो क्या होता है कि जब पब्लिक नोटिफिकेशन होता है, जितने भी क्लेम, जितने भी लोग वेबसाइट में जाके या फिर फिजिकली लेटर वगैरह भेज के जो भी अपना अपना क्लेम स्टैब्लिश जब वो होता है, उसके बाद वो सबको कंसोलिडेट करके एक रिपोर्ट बनाया जाता है कि हाउ मच क्लेम इज़ देयर, हाउ मच मनी नीड टू बी पेड। वेरिफिकेशन करना है, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द क्लेम। अब सोचिए किसी आदमी ने कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया होगा, वो क्रेडिट होगा, उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इस मामले में आपके पास क्लाइंट आ सकता है। नॉर्मली चांसेस कम है बट स्टिल। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर। तो कोई भी लिक्विडेटर आपका, सोचिए कोई किसी ने भेजा है कि नहीं इस कंपनी में मेरा 10 लाख क्लेम है, वो रिजेक्ट हो गया है, तो वो फिर कहाँ पे जाए। यहाँ पे टाइम है, लिक्विडेटर विद इन 14 डेज के अंदर उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उनके पास उनको जाना है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहाँ कौन है, यहाँ पे एनसीएलटी है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर इन केसेस ऑफ। ये सारे फिर वही एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनल मैकेनिज्म है। कितना अमाउंट है, आई मीन हु इज़ द हाईएस्ट क्रेडिटर, यही सारी चीज़ डिटर्मिनेशन है। उसके बाद दे विल थिंक ऑफ अ प्लान बाय व्हिच दे विल कीप ऑन यू नो डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। ट्रांजैक्शन एक्सटॉर्शनेट, ये सारे कुछ आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि कंपनी सारे दूध के धुले हुए तो नहीं होते, वो लोग भी बहुत झोल झाल करते रहते हैं। तो ये सारे बीच में प्रोसीजर्स है जो कि वही चीज़ आइडेंटिफाई कि उस कंपनी ने कुछ झोल झाल किया है कि नहीं। इफ दे हैव डन समथिंग इलीगल और इफ दे हैव डन समथिंग दैट इज नॉट एज पर द कंपनी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट डिसोल्यूशन मतलब उस कंपनी को लास्ट में जब डिजर्व किया जाता है। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन फास्ट फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर। ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है, मतलब कोई भी प्रोसीजर उसको अगर वो लोग थोड़ा चाहे जल्दी, इट कैन बी डन। देर इज़ अ टाइम पीरियड 90 days फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट पीरियड, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट डजन हैपन। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन, फिर accumulation of all the claims, validating them, all these things, they take a lot of time. So usually it doesn't happen in that way. वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, ये एक प्रोविजन है कि कोई अगर इंडिविजुअल, नॉर्मली एक डेटर है, क्रेडिटर है, तो कोई एक कंपनी खुद से भी अगर चाहे तो लिक्विडेशन में जा सकता है। उसके लिए भी वही एप्लीकेशन है, वेरिफिकेशन है,
वही चीज़ चालू होगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, वही एनसीएलटी में एप्लीकेशन उसको करना होता है, फिर दे विल वेरीफाई द जेन्युइनिटी ऑफ दैट रिक्वेस्ट एंड अकॉर्डिंगली दे विल प्रोसीड, अपील अगेंस्ट एपेलेट अथॉरिटी। फिर वही है, अगर सोचिए एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं तुम तो घोटाला कर रहा है, तो फिर आप उसको कहाँ लेके जाना है, फिर उसके बाद ये जाता है एनसीएलएटी, एपेलेट ट्राइब्यूनल। सिर्फ वो है आपका एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उसके ऊपर है एपेलेट ट्राइब्यूनल। और अगर वहाँ से भी आपको कुछ रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाने हैं। सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन इसमें है नहीं, जो आपको पता होगा जितने भी ट्राइब्यूनल्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर मैटर्स होते हैं जिनके लिए एक ट्राइब्यूनल्स है, तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट में जाके एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, झोल झाल करने की जो भी सज़ा है, मैंने कहा है कुछ समय पहले कि कंपनी बहुत कुछ करती है अपना पैसा को इधर से उधर करने के लिए। अ, उस बारे में हम लोग बात नहीं करें तो ही अच्छा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 चैप्टर 1 में है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। तो फॉर कॉरपोरेट, जो कंपनी एक्ट के अंदर स्टैब्लिश्ड है, कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट डेटर, उनका एक प्रोसीजर अलग है। बेसिक डिफरेंस है कि नॉर्मली वो एनसीएलटी के मैटर्स होते हैं और ये डीआरटी के मैटर होते हैं। जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एक अलग ट्राइब्यूनल है, आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। डीआरटी, ये ये एपेलेट ट्राइब्यूनल है। और यह डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स हर एक स्टेट में है। और उसके बाद है फिर एपेलेट ट्राइब्यूनल के बाद है फिर सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे है 1000 रुपीज़ अगर डिफ़ॉल्ट अमाउंट है, बट अगेन एज आई सेड ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ जस्ट यू नो बेंचमार्क दैट हैज़ बीन सेट, इसके ऊपर ही, अगर उससे नीचे है दे विल नॉट एंटरटेन। और इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीआरटी है। सरफेसी एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आपको डीआरटी के बारे में बहुत कुछ सुनाई देगा। ये एलिजिबिलिटी है, कब एप्लीकेशन कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर वही जो कि पहले भी मैंने बताया कि ये जो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सारे एक्ट में, चाहे वो डीआरटी का हो या एनसीएलटी का मैटर हो, वही इसमें काम करते हैं। दे आर द वन एक्चुअली हु कैरी आउट द एंटायर प्रोसेस, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फार्म हो, या फिर वो कॉर्पोरेट पर्सन हो। एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन उसका, फिर एडमिशन रिजेक्शन, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन पास हो गया, ऑब्जेक्शन बाय क्रेडिटर एंड देयर, अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन डाला हुआ है कि नहीं नहीं ये तो मतलब इंसॉल्वेंट नहीं है, या फिर कोई भी अगर किसी का भी कुछ ऑब्जेक्शन है, दे कैन रेज एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीशन। अगर जो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो भी है, अगर उनका कोई डिसीजन से कोई अगर not be happy, or they have some other contrasting statement or opinion or view, uh, they can always make an application. Replace भी हो सकता है, अगर if they are not happy, if the company, or sorry, the partnership firm or the individual is not happy with the resolution professional, they can always make an application to change. सेम सीएस की तरह ही है, जैसे ऑडिटर होते हैं, अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसका ड्यू प्रोसीजर है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो इंसॉल्वेंसी फिर कैसे, एप्लीकेशन बाय डेटर, जो डेटर है जो उधारी में है वो स्टार्ट कर सकता है इसको, या एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। ये चीज़ वहाँ पर भी है आपके जो कॉर्पोरेट पर्सन के लिए भी सेम है। कॉर्पोरेट पर्सन या कॉर्पोरेट डेटर भी स्टार्ट कर सकता है, या फिर जो क्रेडिटर है वो भी स्टार्ट कर सकता है ये प्रोसीजर। इंटरिम मोरेटोरियम, जैसे कि मैंने कहा कि
जब ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट्स होता है, जब एप्लीकेशन हो गया, फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड there cannot be any adverse litigation against that person or farm or a or that company, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी दिवाला में है, तो आप उसको किसी तरह के और कोई लीगल उस पे बर्डन नहीं ला सकते। हालांकि ये इंटरिम है, मतलब टेम्पररी होता है, बट इसको बाद में जैसे कोई टेम्पररी इंजंक्शन, उसके बाद वो परमानेंट इंजंक्शन में वो बदल सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेम है, रिप्लेसमेंट है, फिर उनको वही आएंगे एंड दे विल इवैल्यूएट और कैरी फॉरवर्ड द टास्क। एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, moratorium, वही चीज़, ड्यूरिंग पीरियड एनी पेंडिंग डीम टू हैव बीन स्टेड, मतलब बाय डिफॉल्ट उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर लिटिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज सॉर्ट ऑफ इंजंक्शन। पब्लिक नोटिस एंड क्लेम फ्रॉम क्रेडिटर्स, इस तरह के प्रोसेस में वही पब्लिक नोटिस होता है जो आपके कॉरपोरेट के लिए भी था, सेम प्रोसीजर है। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, रीपेमेंट प्लान, कैसे उसको पेमेंट करना है, यही सब चीज़ यहाँ पर भी है। ओके, नाउ कम्स द बैंक्रप्सी। नाउ एज आई सेड, बैंक्रप्सी मतलब कंपनी बैंकरप्ट हो गया है। नाउ दैट इज द लीगल प्रोसेस। एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी ऑफ अ डेटर में और क्रेडिटर जो भी है, एप्लीकेशन बाय डेटर का प्रोसीजर है, एप्लीकेशन क्रेडिटर भी कर सकता है, मतलब जो उधारी में वो भी करेगा, नहीं तो जिसके पास उधार है वो भी कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज बैंक्रप्सी ट्रस्टी। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रस्टी बनाया जाता है, वहाँ पे क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिविजुअल्स है, एंड दे ऑल डिसाइड हाउ टू डिस्पोज ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज द फाइनल स्टेज इन केस ऑफ बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी ऑर्डर है, वैलिडिटी ऑफ दैट ऑर्डर, इफेक्ट ऑफ दैट ऑर्डर, ये सारे अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, ये हर एक में, लिक्विडेशन में भी था आपका, और फिर इंसॉल्वेंसी वहाँ पे भी था फॉर एनसीएलटी या डीआरटी का जो भी है। समनिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, उनको सबको बुलाना, मीटिंग करना, वोटिंग राइट, कोई भी अगर इशू है जहाँ पे वोट का ज़रूरत है, सो दे डू दैट। रेस्ट्रिक्शंस, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है। ट्रस्टी अपॉइंटमेंट, जो मैंने पहले ही कहा कि जब बैंक्रप्सी प्रोसीजर स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्टी। रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, सेम जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी प्रोविज़न था कि अगर आईपी से आप खुश नहीं हैं, जो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल है या रेज़ोल्यूशन पर्सनल है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं, यू कैन ऑलवेज़ मेक एन एप्लीकेशन टू चेंज इट। रेज़िग्नेशन बाय ट्रस्टी, ट्रस्टी जो है वो रेज़िग्नेशन भी दे सकता है। स्टेट ऑफ बैंकरप्ट, स्टेट मतलब बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी है, जो कंपनी या जो पार्टनरशिप फर्म है या फिर जो इंडिविजुअल है जो बैंक्रप्सी में है, तो उनका जो भी एसेट्स है, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ बैंकरप्ट। और क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब कौन उसमें विचार करेगा, अगर ये पर्सन और पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें डीआरटी है, अगर कॉर्पोरेट पर्सन है तो वो एनसीएलटी है। और डीआरटी का भी, अगर डीआरटी से कोई खुश नहीं है तो वो जाएगा डीआरएटी, एपलेट ट्राइब्यूनल, और अगर एनसीएलटी से कोई खुश नहीं है तो होगा एनसीएएलटी, एपलेट ट्राइब्यूनल उसके ऊपर जो है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ये हर जगह है, चाहे वो पर्सन हो, फार्म हो या कॉर्पोरेट पर्सन हो। इफ देर इज एनी मिसमैनेजमेंट या फिर कोई करप्शन है, सो देन देर विल बी
punishment. The Insolvency and Bankruptcy Board of India, ये नॉर्मली वही सीए की तरह है, यही आपको मैं पहले भी दिखाया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. सो नॉर्मली दे रेगुलेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. उनके स्टैंडर्ड क्या है, यू नो, द एग्जाम, देयर रजिस्ट्रेशन, देयर एनरोलमेंट एंड एवरीथिंग. अगर कुछ इश्यूज है, if there is any dispute, so they are the one, just like advocates ka, we have advocates act, then we have bar council. So for insolvency related or this kind of company matters, they go to uh, this bankruptcy board of India. आपको अगर इंसॉल्वेंसी पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, रजिस्टर, स्पेसिफाई, वही सेम एडवोकेट की तरह ही है. अगर आपको बनना है, आप वहाँ पे वेबसाइट में जाइए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कंप्लेन अगेंस्ट. जैसे एडवोकेट के अगेंस्ट हम लोग कंप्लेन करते हैं, तो बार में इनके अगेंस्ट भी अगर कंप्लेन करना है तो आप बोर्ड में जाके कंप्लेन कर सकते हैं. इट्स pretty much same, similar to what we have in uh, advocacy or for advocates. और मुझे नहीं लगता कुछ काम का और बचा हुआ है. नहीं, मुझे लगता है यही लास्ट है. सो दैट्स द एंड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं. आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन. थैंक यू.